स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो बॉन्ड की क्लीवेज होती है वो किस टाइप से होती है और उससे किसकी फॉर्मेशन होती है, तो उनकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो जीओसी की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्टली कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आप सभी को पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी टू और मोर सब्सटेंस जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इंटरैक्शन की वजह से कोई न्यू टाइप का क्या बनता है, सब्सटेंस बनता है। तो जो इंटरैक्ट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब देखो बच्चों, जब कोई भी टू और मोर सब्सटेंस कई जो न्यू सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो ऐसा क्या होता है उनमें, बहुत ही सिंपल है। उस केमिकल रिएक्शन के अंदर या तो क्या होगी, मेकिंग या क्या होगी, ब्रेकिंग किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड की। अगर मेकिंग हो रही है तो दो से ज्यादा जो भी आपके पास रिएक्टेंट है उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ब्रेकिंग मतलब बॉन्ड टूट रहा है तो उनमें क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा रिएक्टेंट्स में। तो एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये मेकिंग और ब्रेकिंग है उसमें भी जो ब्रेकिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज या फिर हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड फीजन। तो ये जो बॉन्ड क्लीवेज है या फिर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड है बिटवीन द टू एटम, उसको हम टू वेज के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। और वो कौन कौन से हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज, क्लीवेज को आप फीजन भी बोल सकते हो, ठीक है, और एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे होमोलाइटिक देन हेट्रोलाइटिक और इनसे किसकी फॉर्मेशन होती है। तो जिनकी फॉर्मेशन होगी उनकी हमें स्ट्रक्चर्स डिस्कस करनी है। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, वेरी सिंपल, नेम से आपको पता चल रहा होगा। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब जो होमोलाइटिक क्लीवेज है उसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास है कोई ए एंड बी, हमें इनके बीच का बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है। तो हमें यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन देखना है या क्लीवेज देखनी है। तो बच्चों जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है ना, 1 and 2, तो इनमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा। तो ये जो हम डिनोट कर रहे हैं ये है हाफ एरो। हाफ एरो का मतलब होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, या फिर बहुत ही सिंपल है, हाफ एरो का मतलब है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली क्या हो रहे हैं, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या फिर इक्वली क्या हो रहा है, इनका ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर हाफ एरो लगाते हैं। तो हाफ एरो जैसे ही लगा तो हमारे पास एक क्या बना, ए पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ए का आ गया, प्लस में बी का इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो एटम है इसके पास क्या है, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग नहीं की है, अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर है या फिर ओड इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, इसका मतलब जब होमोलाइटिक क्लीवेज होती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। तो देखो होमोलाइटिक क्लीवेज को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो हम कहते हैं ईच बॉन्डेड एटम retain 1 electron from shared pair electron of bond between them, इनके बीच में जो होता है ना बॉन्ड, वहां से कब, ड्यूरिंग फीजन या फिर क्लीवेज। जब क्लीवेज होता है तो आपके पास जो बॉन्डेड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एक बॉन्ड के अंदर,
वो क्या हो रहा है, इक्वली जा रहा है, ठीक है। उसी को ही हम फिजन को क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक क्लीवेज या फिर फिजन, ठीक है। इसका मतलब इसमें किसकी फॉर्मेशन हुई, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हुई। तो हम ये कह सकते हैं क्या, इट्स प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स, ठीक है। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या है, एक ओड इलेक्ट्रॉन है या फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बना, फ्री रेडिकल। तो हमें आगे क्या डिस्कस करना है, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, वो हम डिस्कस करने वाले, क्लियर। तो ये था आपका होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। वेरी सिंपल, हेट्रोलाइटिक जो क्लीवेज होगा, इसमें हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि जो बॉन्ड के अंदर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक ही एटम ले, दोनों एटम ना ले, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा ईच बॉन्डेड एटम, यहाँ पर ईच ना ओनली वन बॉन्डेड एटम। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, आप लिखोगे ओनली वन बॉन्डेड एटम अट्रैक्ट, या फिर बहुत ही सिंपल है, रिटेन करें, ठीक है, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे, हेट्रोलाइटिक फिजन। तो आप लिख देना ड्यूरिंग फिजन, ठीक है। आप देखो इसमें मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा ए एंड बी के बीच में बॉन्ड है, तो ये आपके पास क्या है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर लेता है, कंप्लीटली, सपोज बी ले रहा है, तो मैंने ये कंप्लीट एरो दिखाया है, यानी कि हेट्रोलाइटिक फिजन को आप कंप्लीट एरो से दिखाओगे, कर्व फॉर्म में, ठीक है। और इसको जो होमोलाइटिक क्लीवेज है उसको किससे दिखाओगे, हाफ एरो से शो करोगे। और हाफ एरो को हम कैसे लिखते हैं, ओनली दिस वन, ठीक है, या फिर ऊपर की साइड लगा दो, एक ही लगाना है पोर्शन, दिस वन। तो ये है हाफ एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ कंप्लीट एरो से। तो कंप्लीट एरो दिखाना है, और कंप्लीट एरो जब दिखाओगे तो क्या होगा, ए के पास से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ए पर आएगा पॉजिटिव और बी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया, कैटायन, और ये हमारा क्या बन गया, एनायन। इसका मतलब जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होती है तो हमारे पास दो स्पीशीज बनती है, एक तो कैटायन और एक एनायन। तो आगे हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किसी कार्बन पर कैटायन चार्ज आता है या एनायन चार्ज आता है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। नेक्स्ट देखो, तो बच्चों आपके पास जो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जब हुआ तो क्या बना हमारे पास, एक तो फ्री रेडिकल बना, एक कार्ब कैटायन बना, एक कार्ब एनायन बना, ऐसे ही कार्बिन भी होता है, उसकी फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो मैं नेम ले रही हूँ ये क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है बच्चों। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं आपको पता है, जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हम एक मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। और उस मैकेनिज्म में हमें पता चलता है कि कोई ऐसी स्पीसी बीच में बन रही है जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। तो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्शन जब हो रही है तो बीच में कोई एक ऐसी स्पीसी है, ठीक है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द स्पीसी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ बॉन्ड क्लीवेज या फिर बॉन्ड फिजन। जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है या फिर जब ब्रेक डाउन होता है तब किसकी फॉर्मेशन होती है, एक ऐसे स्पीसी की फॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स मैंने आपको बताया कौन कौन से बनते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्री रेडिकल,
ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं पहले ये देखो। तो हम ये कहते हैं द स्पीसी हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और हम उसको क्या बोल सकते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। उस स्पीसी को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। और बच्चों ये कब बनती है, ड्यूरिंग द होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो हम ये लिख सकते हैं द स्पीसी हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन, इट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तभी, या फ्यूजन होगा तभी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। अब बच्चों जो ये फ्री रेडिकल है इस पर कोई चार्ज होता है, नो, ये क्या होती है, न्यूट्रल, मतलब ना इस पर प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी होती है, न्यूट्रल स्पीसी होती है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। अब हाईली रिएक्टिव क्यों है आपको भी पता है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, हमने कहा ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पेयरिंग करने की कोशिश करेगा, इसीलिए क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगी, पेयरिंग करने की कोशिश करेगा। तो जो फ्री रेडिकल होता है इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या है, लेकिन अगर इसकी फॉर्मेशन की बात आती है तो मैंने आपको बताया कि जब ड्यूरिंग होमोलाइटिक फ्यूजन होता है तब इसकी फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके पास कोई क्लोरीन गैस है, ठीक है, तो क्या ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्लोरीन गैस, नो, किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ध्यान रखना है बच्चों। जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, जिसको हम हाफ एरो से शो कर रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो दो क्लोरीन है उनके पास क्या है, एक ओड इलेक्ट्रॉन है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैं और एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन और डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल के बारे में। तो बच्चों फ्री रेडिकल के मैं आपको एग्जांपल और भी देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी आपके पास है, जैसे CH3 और यहाँ पर भी है CH3, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हमने रख दिया, ये क्या है, हमारा इथेन है, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में हमेशा क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, CH3 और फ्री रेडिकल, ठीक है। कितने कार्बन, CH3 ग्रुप है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये मिथाइलिन है, हमें पता है ना, सॉरी मिथाइल है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो ये रेडिकल कौन सा हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, क्लियर। तो ये फ्री रेडिकल है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो मैंने ये ले लिया, CH3 ले लिया, CH3 फ्री रेडिकल ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के पास अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो मैंने लिख दिया कार्बन, देन उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है ये। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो एक और इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, कार्बन के p ऑर्बिटल, p की डंबल शेप होती है, एक लॉब मैंने ऊपर बना दी, एक लॉब नीचे, और इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहा, तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको हम क्या बोलते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये,
अब हमें इतना पता चल गया कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका हमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल। देखो मैंने आपको बताया था टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। इसका मतलब एक S और 2 P, टोटल 3 ऑर्बिटल हो गए। sp2 यहाँ पर इस कार्बन का क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो हमें स्ट्रक्चर बतानी है, तो हम ये कहेंगे जो कार्बन होता है वो 3 तो क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड विद अनदर 3 हाइड्रोजन्स, एंड p ऑर्बिटल के पास क्या रहता है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? ओड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले ही बताया। तो जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अगर आपको डेफिनेशन देनी हो। अब बच्चों मैं आपसे एक चीज और भी पूछती हूँ कि यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अगर हम देखें तो? ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए हम इसको ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी भी बोलते हैं, क्योंकि 7 है दैट मीन्स ओड है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है अब इसके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। जो इसके टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप का है, मतलब ये 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है और 3 डिग्री भी होता है। ठीक है, अब मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डिफाइन करने वाली हूँ। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही, आपको खुद को लिखना है। तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे? जिस कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? ओड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो? किसी अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब अनदर कितना है? ओनली 1 कार्बन, तो ये हमारा क्या होगा? 1 डिग्री। ऐसे ही मैंने बोला 2 डिग्री, तो आपने क्या किया? इसको 3 से जोड़ दिया, मतलब सॉरी 2 से जोड़ दिया, CH3, यहाँ भी CH3, और इसके पास क्या है? एक ओड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया हमारा? 2 डिग्री। ऐसे मैंने 3 डिग्री बनाया, इस कार्बन के साथ में मैंने 3 क्या जोड़ दिए? मिथाइल ग्रुप। बच्चों हाइड्रोजन कम करते जाना अगर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। देखो पहले 3 हाइड्रोजन थे, मतलब इसको हमने फ्री रेडिकल बोला था ना, तो ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सॉरी 2 करना है। ठीक है, CH2, क्योंकि मिथाइल में 3 है, अगर 3 यहाँ कर देंगे तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आप देख सकते हो। तो एक हाइड्रोजन कम करना, मिथाइल लगा देना, वो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री। अगर हमें एक और लगाना है तो इसमें से एक और हाइड्रोजन कम कर दो, एक ही बचा, तो ये हो गया मिथाइल। फिर हमें एक और मिथाइल ग्रुप लगाना है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी हटा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है? टाइप्स हैं किसके? फ्री रेडिकल के। अब मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करना चाह रही हूँ। तो स्टेबिलिटी क्या होती है? देखो बच्चों, वो स्पीसी जो कि फर्दर रिएक्शन शो ना करे वो क्या हो गई है? स्टेबल हो गई है। सेम एज इट इज, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते रहते हो, एक टाइम ऐसा आता है कि आपने खाना खाना बंद कर दिया, इसका मतलब आपका पेट भर गया, इसका मतलब आप क्या हो गए हो? स्टेबल हो गए हो। सेम एज इट इज ये रिएक्शन करना बंद कर दे, इसका मतलब वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हमें बतानी है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो बच्चों यहाँ स्टेबिलिटी हम बताते हैं अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन, यानी कि जिसमें हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबल। अब हमें पता है हाइपर कंजुगेशन, हमें कैसे पता चलता है कि किसमें ज्यादा? तो हम क्या काउंट करते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ कोई अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन का मतलब इस कार्बन पर फ्री ये ओड इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी अनदर कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो हम उसको अल्फा कार्बन नहीं बोलेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो देखो ये अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मैं ऊपर लिख देती हूँ 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ टोटल कितने? 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें 3 + 3 + 3 मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन।
तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन किस में ज्यादा है, 3 डिग्री में, तो इसका मतलब 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर आपसे ये पूछते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों जिसकी सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे कम रिएक्टिव है, क्योंकि स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स होता है क्या आपके पास, रिएक्टिविटी। ठीक है, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया, या फर्स्ट इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट। बच्चों जो नेक्स्ट आता है सेकेंड इंटरमीडिएट, वो होता है कार्बोकेटायन। देखो नेम से पता चल रहा है, कार्बो मतलब है कार्बन, ठीक है, कैटायन मतलब है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसी को ही आप क्या बोलोगे, कार्बोकेटायन। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज and 6 electron in its valence cell, यानी कि ये भी एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के पास में, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन किससे होती है, तो बहुत सिंपल आपने पढ़ा हुआ है, इट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, हेट्रोलाइटिक जब क्लीवेज या फ्यूजन होता है तब इसकी फॉर्मेशन होती है, ये हमें पता चल गया, और ये रिएक्टिव तो है ही। ठीक है, अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, हेट्रोलाइटिक जब क्लीवेज हुआ तो आपके पास क्या बना, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, देन स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का मतलब मैंने आपको ये कहा था ना कि एक ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एटम ले जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है, ए पर पॉजिटिव आ जाता है और बी पर नेगेटिव, मतलब कार्बन आयन भी बनता है और कार्बोकेटायन। बट कार्बन आयन केटायन क्या एक साथ बनते हैं, देखो अभी मैंने जब सपोज एग्जांपल दिया कि आपके पास है यहाँ पर CH3Br, अब देखो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और प्लस में Br नेगेटिव। क्या इसको कार्बोनाइन बोलेंगे, नहीं, कार्बन पर जो चार्ज होता है उसके बेस पे हम बोलते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन जो बना, इसी की हमें क्या देखनी है, स्ट्रक्चर देखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा CH3 पॉजिटिव, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, चला गया। ठीक है, अब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इस स्ट्रक्चर में मैं आपको ये कहूं कि ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यानी कि 3 हाइड्रोजन के साथ ये क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पर क्या है, इसके पास p ऑर्बिटल है, लेकिन यहाँ पर प्लस का चार्ज है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। अगर आपको ध्यान हो, फ्री रेडिकल में क्या था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये स्पीसीज किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बोकेटायन के अंदर। तो उसमें बच्चों फ्री रेडिकल में क्या था, हाइब्रिडाइजेशन देखो दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल में भी 1 2 3 बॉन्ड बन रहे थे, इसमें भी 3 बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एक ही डिफरेंस है कि फ्री रेडिकल में तो यहाँ पर क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, बट कार्बोकेटायन में क्या होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। क्लियर, वेकेंट जो p ऑर्बिटल है उसकी वजह से ये भी क्या है, अनहाइब्रिडाइज है। तो ये वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन तो था कम से कम,
ये भी अनहाइब्रिडाइज, वो भी अनहाइब्रिडाइज। लेकिन बच्चों दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और दोनों की ही शेप या ज्योमेट्री क्या होती है, सेम। इसलिए मैंने फ्री रेडिकल में नहीं बताया, यहाँ बता रही हूँ। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन जो होता है, दोनों की जो ज्योमेट्री होती है वो सेम होती है, शेप सेम होती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ रहा है, तो इसकी वजह से ज्योमेट्री शेप भी सेम होनी है। अब अगर मैं बात करूं क्या आएगा, देखो हमें यहाँ पर एक, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या बन रहा है, एक ट्राइगोनल, एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन रही है, राइट। ट्राइगोनल प्लेनर भी है और इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का एंगल भी होता है। तो फ्री रेडिकल आओ चाहे कार्बोकेटाइन आओ, दोनों की स्ट्रक्चर जो है सेम होती है, क्योंकि दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इसीलिए ट्राइगोनल, प्लेनर और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। और बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, ये भी अनहाइब्रिडाइज है, और फ्री रेडिकल में एक ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये हो गई स्ट्रक्चर। देन देखते हैं क्या इसके टाइप्स और स्टेबिलिटी। बच्चों कार्बोकेटाइन के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स देखो सभी में सेम ही आएंगे, 1 डिग्री भी आएगा, 2 डिग्री भी आएगा और 3 डिग्री भी आएगा। मैंने क्या किया, जो CH3 फ्री रेडिकल लिखा था उस फ्री रेडिकल की बजाय मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम किया, यहाँ किया CH2 और मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, एक और हाइड्रोजन कम कर दिया और मैंने 2 क्या लगा दिए, CH3 ग्रुप लगा दिए और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज कर दिया। फिर मैंने एक और हाइड्रोजन कम करके मिथाइल ग्रुप लगा दिया है या CH3 ग्रुप लगा दिया है और इस कार्बन पर मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन कम करते जा रहे वही पॉजिटिव चार्ज आप देख सकते हो। तो ये आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये आपका क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ये हो गए इसके टाइप्स, जैसे फ्री रेडिकल सेम एज इट इज कार्बोकेटाइन। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बच्चों इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना है। हम किसके बेस पे बताते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब बच्चों जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो भी 2 टाइप का होता है, हमने पढ़ा था, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बेस पे हम कैसे बताएंगे कि किसकी मतलब कैसे ये स्टेबल होगा, 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कौन सा स्टेबल है। तो बच्चों देखो प्लस आई इफेक्ट ये माइंड में रखना, मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कैसे। प्लस आई जो इफेक्ट है उसके स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट के जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी कि जहां पर प्लस आई इफेक्ट होगा वहां पर क्या रहेगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब प्लस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप देता है, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसी पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, उसी को हम प्लस आई बोलते हैं, राइट। आप देखो स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्ब एनायन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वो किस पर डिपेंड कर रही है, इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो इंडक्टिव में एक प्लस था, दूसरा क्या होता है माइनस आई, तो ये क्या आ जाएगा अपोजिट, क्योंकि साइन भी तो अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस आई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी, क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो यहाँ कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे करता है, बहुत ही सिंपल है, समझना है। यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें देखो बच्चों ये कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप, और ये CH3 ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन हम पढ़ चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को इस साइड, किसकी साइड, कार्बोकेटाइन की साइड क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या यहाँ से प्रोसीड करा रहा है, तो क्या होगा बच्चों, देखो प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये प्लस चार्ज क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। और हमें कम ही तो करना है, हमें भूख मिटाने के लिए हम खाना ही तो खाते हैं, ये थोड़ी ना खाने से दूर भागते हैं। दूर भागेंगे तो भूख हमारी और बढ़ेगी, हम और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे, रिएक्टिव। हमें तो रिएक्टिव कम करना है, कम करोगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये क्या हो गया, रिड्यूस। तो हमें सिर्फ क्या करना है,
जो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है किस पर, कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन जो है हमें क्या करना है, बिकम्स रिड्यूस, कम करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है। और जो रिड्यूस करेगा इसका मतलब वही इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को ये रिड्यूस कर रहा है, प्लस आई है। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के हैं, तो ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, तो इससे ज्यादा जल्दी प्लस चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर तो देखो कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है, तो प्लस चार्ज और भी जल्दी रिड्यूस होगा, तो फास्टली, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक और वर्ड मेंशन कर सकते हैं, बिकम्स रिड्यूस फास्टली, फास्टली जिसमें होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हमें इससे एक क्या निकल के आया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्या 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन उसके बाद 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है, और फिर मिथाइल कार्बोकेटायन, जैसे फ्री रेडिकल में ऑर्डर था सेम एज इट इज कार्बोकेटायन के अंदर आना है। क्लियर है ये चीज। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, कब, जब प्लस आई इफेक्ट जहां पर है तब आपके पास ये ऑर्डर आएगा बच्चों, ध्यान रखना, कौन सा, प्लस आई इफेक्ट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना ये वाला रिवर्स चला जाएगा, क्योंकि देखो ये भी रिवर्स जा रहा है ना, माइनस आई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। मतलब जब ये वाली सिचुएशन आएगी तो आपके पास मिथाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। ये कैसे आया, वेरी सिंपल, यहां से समझो आप अच्छे से, यहां से समझो, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की जगह पर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, NO2, सपोज हमने NO2 लिया है, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, देखो इलेक्ट्रॉन NO2 क्या करता है, विड्रॉ करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब किसकी तरफ जाएंगे, NO2 की तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज और भी बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। वही बात है, आपसे कोई खाना छीन कर भाग जाए तो आपकी भूख और भी ज्यादा बढ़ेगी, आप क्या हो जाओगे, एग्रेसिव, कि हमें भूख लग रही है, ठीक है, मतलब आप स्टेबल नहीं हो, चुपचाप नहीं बैठोगे, तो सेम एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिए, 2 ग्रुप लगा दिए NO2, तो देखो यहाँ पर तो प्लस चार्ज और भी ज्यादा बढ़ गया। इवन हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। अगर जितना रिड्यूस करोगे तभी तो क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमें सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए ये फंडा याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज को हमें कम करना है, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, और यहाँ देखो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ भी मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ भी, अब तो 3 हो गए हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा बढ़ गया है, तो ये तो और भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया, इसका मतलब स्टेबल कम। हम सिर्फ स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं और कुछ नहीं। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है, समझना है, तो अच्छे से देखो, क्या माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई में 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट ये ऑर्डर देते हैं और अकॉर्डिंग टू द माइनस आई इफेक्ट ये ऑर्डर देंगे। तो आपको कभी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो आपको एग्जांपल अच्छे से देखना पड़ेगा कि वहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कार्बोकेटायन। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड आपका आता है कार्बो एनायन। वेरी सिंपल, हमें पता चल रहा है कि कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट एंड भी है क्या। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि ये एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें कितने
इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऑक्टेट पूरा है। तो अगर आपसे ये पूछे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कार्बोकेटायन है या फिर कार्बो एनायन है, तो बच्चों कार्बो एनायन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कार्बोकेटायन। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसकी भी फॉर्मेशन किससे हो रही है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से। तो ये भी पॉइंट याद रखना, इट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, राइट। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या फिजन होगा तभी ये क्या बनेगा, कार्बो एनायन बनेगा। अब देखो मैंने क्या किया, एक ग्रुप लिया CH3 और इसके साथ मैंने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरफ जाएगा, कार्बन की तरफ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव और यहाँ पर Z पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यही हमारा क्या है, कार्बो एनायन है। ठीक है, तो कार्बो एनायन की भी क्या हो गई आपके पास फॉर्मेशन। कैसे बना, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। लेकिन ध्यान रखना कि कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, रिलीज करना चाहिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तभी तो कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वेरी सिंपल। मैंने यही लिया CH3 नेगेटिव। बच्चों इस नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इसका मतलब इस नेगेटिव का मतलब क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो जब इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो p ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट। और 3 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। यहां लिखोगे हाइड्रोजन। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है। जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और बॉन्ड बना सकता है। तो बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बने। तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक S और P कितने, 3, तो टोटल हो गए 4 हो गए ना, sp3। इसका मतलब देखो हम यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी इस टाइप से किया कि आपको टेट्राहेड्रल लाइक लगे, बट ये टेट्राहेड्रल नहीं होता। जब ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अमोनिया की स्ट्रक्चर याद करो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी है, पिरामिडल है, राइट। तो ये हो गई स्ट्रक्चर किसकी, कार्बो एनायन की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स और स्टेबिलिटी की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये भी कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसका मतलब हमें बनाना है, सिंपल है। CH3 पर नेगेटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन मैंने हटाया और मैंने क्या लगा दिया, एक CH3 लगा दिया, इस पर नेगेटिव है। ठीक है, एक और हाइड्रोजन मैंने हटाया, 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं। ठीक है, और एक और हाइड्रोजन हटाया, 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए मैंने। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है एंड कौन सा 3 डिग्री है, राइट। ये होते हैं इसके टाइप्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेबिलिटी का, तो देखो बच्चों ये जस्ट रिवर्स होता है किसका, कार्बोकेटायन का। इसमें जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, कार्बो एनायन की। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन is directly proportional to the minus I effect, just opposite of the carbocation। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करता है। और जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन है वो किस पर डिपेंड करेगी, इसका मतलब तो समझ गए है ना कि हमें स्टेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग बतानी है, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बतानी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बो एनायन होगा वो और किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/+I इफेक्ट, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, +I इफेक्ट के। ठीक है, तो आई थिंक यह समझाने की जरूरत है। कौन सा, ये वाला पॉइंट। CH3 क्या होता है हमें पता है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अब इतना आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग ग्रुप चाहे कितने भी प्रेजेंट हो, हमें सिर्फ क्या करना है, जो नेगेटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन में पॉजिटिव था
और नेगेटिव चार्ज को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है नेगेटिव चार्ज को। तभी क्या होगा, कोई भी जो कार्बोकेटाइन कार्बो जो एनायन होगा वो क्या होगा, स्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए हमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करना है, वो भी फास्टली। तो नेगेटिव चार्ज को कौन रिड्यूस करेगा, जो सो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इसको दे रहा है, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, हमें करना है कम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। अब इसमें और भी दो हैं, ये और भी ज्यादा लेस स्टेबल और ये इससे भी ज्यादा लेस स्टेबल। इसका मतलब क्या है कि जब प्लस आई इफेक्ट आता है तो ऑर्डर क्या आएगा, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दिस वन। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को तो और बढ़ा रहा है, ये और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, ये और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। इसका मतलब 3 डिग्री तो क्या है, 3 डिग्री क्या है, सबसे कम स्टेबल है, ठीक है, एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। और आपके पास जो मिथाइल होगा कार्बो एनायन, वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब जब माइनस आई इफेक्ट की बात आती है तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। यानी कि मैंने क्या लगाया, NO2 ग्रुप लगा दिया, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम। अब यहाँ मैंने क्या लगा दिए, 2 ग्रुप लगा दिए NO2 के, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा है और इधर भी, इस डायरेक्शन में भी आ रहा है और इस डायरेक्शन में भी आ रहा है। इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज और भी फास्टली क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो NO2 ग्रुप 3 लगा दिए मैंने, और NO2 ग्रुप 3 है, तो और भी जल्दी से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, जब माइनस आई इफेक्ट हो 3 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री और फिर आएगा मिथाइल कार्बो एनायन। क्लियर है। तो बच्चों जब प्लस आई इफेक्ट की बारी आती है तो कार्बोकैटायन क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल। बट अगर आपके पास कार्बो एनायन है तो 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू द प्लस आई इफेक्ट। तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ध्यान में रखना है और उसके बेस पे हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो मेनली आपकी बुक में सिर्फ एक ही ऑर्डर मिलेगा, और वो किसके अकॉर्डिंग मिलता है, प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। प्लस आई के अकॉर्डिंग जो कार्बोकैटायन है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकैटायन। बट अगर हम कार्बो एनायन की बात करें तो कार्बो एनायन में जस्ट अपोजिट होगा, CH3 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, देख लो नीचे, फिर है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, फिर है 3 डिग्री। तो बुक में सिर्फ आपको ये ऑर्डर मिलेगा, वो भी प्लस आई के अकॉर्डिंग ही है बच्चों, माइनस आई के नहीं है। माइनस आई वाला भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया है कार्बो एनायन। जल्दी से नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कार्बीन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आता है बच्चों कार्बीन, ठीक है। अब ये जो कार्बीन होता है वो क्या होता है, कार्बन के पास में 2 तो बॉन्ड होते हैं और 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस वन इज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, या फिर हम कहें कार्बीन क्या होता है, वेरी सिंपल। कार्बीन जो होता है वो क्या होती है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज है। देन उसके बाद अगर आपसे ये पूछते हैं कि इनके पास क्या होता है, एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो आप ये कहोगे कि वैलेंस सेल का हमें कैसे पता चला, तो देखो 1 2 3 4 4 तो ये रहे एंड 2 ये रहे, टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और क्या है, न्यूट्रल है, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बीन। अब अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो बहुत ही सिंपल है इसकी फॉर्मेशन। देखो आपके पास क्या होता है, CH2N2, ठीक है,
उसको आपने क्या किया है, हीट किया। तो जैसे ही हीट करोगे N2 गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। और जैसे ही N2 रिलीज होगी इसका मतलब दो जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वो क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। ठीक है, और जैसे फ्री होंगे वहां पर क्या बनेगी, CH2 और यहाँ पर आ गया ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बीन। क्लियर। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी। अब देखो बच्चों, जो ये कार्बीन होता है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, सिर्फ इसमें इतना ही पूछा जाता है जितना मैं बता रही हूँ। स्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है सिंगलेट कार्बीन, मतलब टाइप्स में अगर हम बात करें तो दो टाइप है, उन्हीं में मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो टाइप्स भी आ जाएंगे और स्ट्रक्चर भी आ जाएंगी, दोनों चीज आ जाएंगी। एक होता है सिंगलेट कार्बीन और जो सेकंड होता है ना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, टाइप्स है सिंगलेट कार्बीन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। क्लियर। सिंगलेट कार्बीन क्या है, ट्रिपलेट कार्बीन क्या है, तो वो आपको स्ट्रक्चर के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। देखो बच्चों, इसके पास दो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और दो क्या बना रहा है, बॉन्ड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कार्बन क्या बना रहा है, दो बॉन्ड बना रहा है। क्लियर। अब इसके पास p ऑर्बिटल बचा हुआ है। ठीक है, अब p ऑर्बिटल कितने हैं हमें पता है, एक s का ऑर्बिटल होता है, p के 3 होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दो बॉन्ड तो बन चुके हैं, तो एक s का यूज हो चुका है और एक p का यूज हो चुका है। तो p के कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बचे, दो ऑर्बिटल बचे। ठीक है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। एक ऑर्बिटल आपके पास ये है जिसकी एक लोब ऊपर है एक नीचे है, और एक लोब आपके पास ये है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा छोटा बना रही हूँ, आपको ध्यान रहे ये एक लॉब है, ये एक p ऑर्बिटल है और एक ये वाला p ऑर्बिटल है। इसको मैं बोल देती हूँ px और इसको मैं बोल देती हूँ py। क्लियर। और pz वाला यहाँ पर बॉन्ड बना चुका है। तो सिंगलेट कार्बीन क्या होती है, इसमें जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों एक ही ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्बिटल के अंदर है, तो ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ऐसे भी लिख दूं मैं। तो देखो एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये भी बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। और sp2 की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल, आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, अगर मैं ट्रिपलेट कार्बीन की बात करूं तो ट्रिपलेट कार्बीन के अंदर देखो दो बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ है, और ये आपका है px और ये बच्चों है py। मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है लेकिन इक्वल शेप होती है इनकी। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता है। इसका मतलब सिंगलेट कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होता है पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन वो एक ही ऑर्बिटल में होता है, लेकिन ट्रिपलेट कार्बन के अंदर वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पेयर्ड फॉर्म में या अनपेयर्ड डिफरेंट p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये तो बॉन्ड यहाँ पर शो नहीं होगा, सिर्फ दो ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या बताते हैं, sp, क्योंकि दो ही तो बॉन्ड है तो एक s और एक p, टोटल दो हो गए। तो sp की शेप आपको पता ही है कैसी होती है, लीनियर होती है, और जो एंगल है वो क्या आता है, 180 डिग्री एंगल आता है, और इसके अंदर एंगल कितना आता है, 120 डिग्री एंगल आता है। क्लियर है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बहुत ही सिंपल है, जो ट्रिपलेट कार्बन होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। मैं ये एरो शो कर रही हूँ स्टेबिलिटी के लिए, या बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ लिख रही हूँ स्टेबिलिटी अगर पूछी जाती है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ट्रिपलेट की होती है एज कंपेयर टू सिंगलेट। अब इसका क्या रीजन है, देखो बच्चों इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और जब जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर रिपल्शन की वजह से ये क्या है, लेस स्टेबल, और यहाँ पर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ रिपल्शन क्या है, मिनिमम, इसीलिए ट्रिपलेट क्या होगी, ज्यादा स्टेबल। मैंने आपको बता दिया है ट्रिपलेट में स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, ड्यू टू द लेस
स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और इसमें क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर हम बोल सकते हैं रिपल्शन है, क्योंकि यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसी वजह से। तो ये हो गया बच्चों आपका कार्बिन भी कंप्लीट। नाइट्रीन्स भी आता है, नाइट्रीन्स में सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, यानी कि देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ 3, तो एक तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रीन का थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, बाकी ये सिलेबस में नहीं है। तो ये वीडियो, इस वीडियो के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।